हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कड़ी में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक आपने जितना कुछ सीखा है उसी से आगे आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में क्लास नंबर 9 है आपका। ये क्लास आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप वो क्वेश्चन देखोगे जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। आंकड़ों की पर्याप्तता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं और बहुत से एग्जाम में आ रहे हैं, और ग्राम विकास अधिकारी में फिर से इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसी सेट के अंदर था जिसमें डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन ढेर सारे थे। उसी में से ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो किसको बदला गया, प्लस को माइनस के साथ और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ, इस तरह से आपस में बदला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, डिवीजन, और यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन यहाँ पर करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप डिवीजन की ओर जाओगे तो ये देखो यहाँ पर आएगा 39 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना बन जाएगा, 13। और फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा आपका, और 13 दूनी 26, ये इतना बन जाएगा। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से हुआ, 13 माइनस 10 प्लस 26। अब आप चाहो तो पहले प्लस प्लस करके माइनस कर लो, और या फिर आप चाहो तो लेफ्ट एसोसिएटिव लगा लो। देखो प्लस करना यहाँ पर पता है, यहाँ 13 तिया 39 हो जाएगा, 39 माइनस 10, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी पार्ट। अगर आप ऐसे ही जाते तो 3 आता है यहाँ पर। देखो 13 माइनस 10 3 होता, और 3 26, और 3 क्या होता, 29। दोनों तरीका होता है यहाँ पर। जब भी केवल प्लस माइनस बचे तो बार बार कहता हूँ आप लेफ्ट एसोसिएटिव भी यहाँ पर लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम प्लस को माइनस के साथ, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं ना, देखने में लगते हैं लेंदी है, लेकिन आपको मैं तरीका बताता हूं इसमें टाइम कैसे हमको बचाना है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो आपको ये देखना होगा भाई, सबसे पहला काम हम करते हैं डिवीजन का। तो पहले डिवीजन ढूंढ लो, आ कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं ये डिवीजन से कटता है। डिवीजन से ऑप्शन हमारा कटता है, कैसे कटता है वो देखो। यहाँ पर इक्वल के राइट में अगर आप देखो तो सबके सब एक कंप्लीट नंबर है। यहां पर अगर डिवीजन कहीं पर फ्रैक्शन बनाता है और उसके बगल में मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं आता जो उस फ्रैक्शन को कंप्लीट कर सके, तो हर हाल में वो ऑप्शन क्या होगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो क्या है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज किया गया, मतलब जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहीं डिवीजन आपका आएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर डिवीजन ले जाओगे तो ये यहां पर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर है, यहां पर भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां पर अगर आप जाओ तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां पर ले जाओ आप तो ये भी कैंसिल आउट हो। मतलब कि अब आपके पास टाइम क्या है, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहां पर ये सारे क्वेश्चन इन्होंने ढंग के दे रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच आपका नहीं लगने वाला है, तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए तरीका क्या है, अब इसका यही तरीका है कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाए पहले कि आपने देखा है कि जब सीधा सीधा हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट नंबर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को काट लेते हैं, और जब इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन ना कट रहे हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि आप इधर को ध्यान में रखते हुए इधर को आप सॉल्व करो, और फटाफट सॉल्व करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप करोगे तो 15, अब सारे जितने ऑपरेटर्स हैं इन ऑपरेटर्स को आपको बदलना होगा, प्लस माइनस को आपस में भी क्या करना होगा, बदलना होगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा ये 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 12 हो गया है, और यहाँ पर हो गया प्लस का 17, ये इतना आपका इस तरह से माइनस आया। अगर आप देखो तो 17 5 22, इस तरह से यहाँ पर 0 हो रहा है यूनिट प्लेस पे, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगले वाले में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला डिवीजन हमारा बन रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये निकल करके कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और जहाँ डिवीजन था यहाँ पर निकल करके क्या आ जाएगा, 14। 14 प्लस 8 माइनस 7, इस तरह से बनने वाला है।
और 14 8 कितना हो गया 22, और 22 में से अगर आप 17 निकालोगे तो यहाँ पर 14 नहीं आने वाला, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ डिवीजन होगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 12 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, और 20 ये भी नहीं आने वाला क्योंकि एक यहाँ पर दिया गया, तो आंसर कौन सा होगा, लास्ट पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना, जब 3 ऑप्शन आपके कट गए फिर लास्ट ही ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको दिखाए। इससे पहले भी आपने देखा है कि जब हम लोग डिवीजन के बेसिस पे ऑप्शन को काट लेते हैं, और जब इस तरह के क्वेश्चन हो आपके सामने, तब आपको क्या करना है, क्विक तरीके से आपको बस यही है, कैलकुलेशन जितना आपका अच्छा होगा उतनी तेजी से आप सॉल्व कर पाओगे। तब आप इसको फास्ट करते, कैलकुलेशन करते हुए और इधर ध्यान में रखते हुए ही नंबर्स को आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो दिए गए प्रश्न को पढ़ें, ए और सी के बीच क्या संबंध है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए बी का बेटा और सी डी की बेटी है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा क्वेश्चन, इसका इसका आंसर देने के लिए इसके बारे में कहा जा रहा। उत्तर देने के लिए नीचे दी गई अतिरिक्त किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी इसमें से। यही क्वेश्चन है आपके जिनको कहते हैं डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। आपको ये चेक करना होगा कि ये जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना यहाँ पर। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं तो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसमें पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। हमें बस केवल ये चेक करना है किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी आवश्यकता है, अतिरिक्त जानकारी जो हमें चाहिए, बस ये बताना है। ठीक है, हमें सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचना है। आप एग्जैक्ट आंसर निकालने लगते हो तो वहां पर आपका टाइम बर्बाद होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझना क्या कहा गया है। कहा गया है ए और सी के बीच क्या संबंध है, यही आपका प्रश्न है। और यहां पर इन्होंने क्या कहा, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। मतलब इसका जवाब देने के लिए कौन सा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन और चाहिए, जबकि आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिए गए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को उठा लो और क्वेश्चन को ध्यान में रखो फिर। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर, ए बी का बेटा है, सी डी की बेटी है। देखो अगर यहाँ पर तो ए बी है, यहाँ पर क्या है, सी डी है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन, ये डायग्राम अलग बनेगा, ये डायग्राम अलग बनेगा, दोनों का कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसा कि जो दोनों में कॉमन हो रहा हो। अगर दोनों में कोई एक व्यक्ति कॉमन हो रहा होता तो ये दोनों डायग्राम मर्ज हो जाते। ठीक है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। और जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ए और सी के बीच में पूछा गया है, ए और सी के बीच में। तो भाई जब तक ये दोनों डायग्राम एक साथ मर्ज नहीं होंगे तब तक हम कैसे ए और सी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब वही ऐसे इंफॉर्मेशन को हमें ढूंढ करके निकालना है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज कर लें कि इन दोनों डायग्राम के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए, और जिसकी वजह से हम इन दोनों के बीच में भी रिलेशन निकाल सकें। क्या बनेगा, ठीक है ना। आओ चेक करते हैं। ए सी से बड़ा है, सी ए से लंबा है, इन सबका कोई रोल तो है नहीं कि इनकी वजह से हम इसको मर्ज कर सकते हैं डायग्राम को। डायग्राम ब्लड रिलेशन के कब मर्ज होंगे, जब वहां पर रिलेशन होगा तब मर्ज होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। बी पुरुष है और डी महिला है, यहाँ पर जेंडर दिया गया ना कि रिलेशन दिया गया। जबकि लास्ट में बोल रहा है डी बी की पत्नी है। देखो 3 कट गया तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए, और देखो हो भी रहा है, डी बी की पत्नी है। तो डी और बी का रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया, और जब डी बी का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा तो ए और सी का जेंडर ऑलरेडी पता था, ये मेल पर्सन था और सी क्या था, फीमेल। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकलेगा। अब आप यहाँ पर ये ना करना कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, वो सब निकालने की जरूरत नहीं। मेल फीमेल तो हमने बस आपको समझाने के लिए बताया, ये भी नहीं हमको करना। अगर हमारे पास आंसर आ चुका है लास्ट, बस आप टिक करो और निकल जाओ फिर यहाँ पर। ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन को निकालने मत जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मत निकालने जाओ। बार बार यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि डेटा सफिशिएंसी में लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना, बस आपको देखना है कि आंसर तक पहुंचने के लिए किस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, बस वो इंफॉर्मेशन आप केवल बता दो, बस आप आगे बढ़ो उसके बाद। ठीक है, तो यही होता है डेटा सफिशिएंसी में, और कुछ बाकी विशेष चीजें नहीं है। और सबसे बड़ी चीज बस यहाँ पर ये है, आपको ये बता दूं मैं कि जब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप देखो कि सारे क्वेश्चन जो हैं ये किसी भी
टॉपिक से बन जाते हैं रीजनिंग के। मतलब कि रीजनिंग आप पूरा पहले पढ़ो अच्छे से, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर करो, तभी आप कर पाओगे। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन देखा, ब्लड रिलेशन से था, ये वाला क्वेश्चन भी देखो डेटा सफिशिएंसी का है, लेकिन ये किससे है, ऑर्डर रैंकिंग से है, ठीक है ना। तो कैलेंडर से भी बन जाता है, इसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट से बन जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बन जाता है। तो रीजनिंग का किसी भी टॉपिक से यहाँ पर रिलेशन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र हैं, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, लेकिन इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको यहां से ढूंढना होगा। और जो इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे। साइड में देखो क्या लिखा गया है, 20 छात्रों का समूह है, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। समूह में पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है, 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और सतीश दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, ये इंफॉर्मेशन है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पर 20 दिया गया है टोटल, और इसका लेफ्ट से है, इसका राइट से है पोजीशन, तो अब आप 20 की संख्या निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम निकालेंगे नहीं, हमें बस डेटा देखना है, किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, हम कैलकुलेशन पे नहीं जाने वाले, ठीक। क्या पूछा गया यहाँ पर, दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठा है, ठीक है ना। राजेश और सतीश के बीच में ही दीपक कहीं पर बैठा हुआ है, इसमें तो बहुत से लोग हैं, बीच में कहीं पर बैठा होगा, ठीक है। अब देखो पूछा क्या गया था, दीपक और सतीश के बीच कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच, मतलब जब तक दीपक की पोजीशन नहीं पता चलेगी तब तक हम नहीं बता सकते इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। बात समझ में आ गई ना। अब चाहे दीपक की पोजीशन राइट से पता चल जाए तब भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर दीपक की पोजीशन लेफ्ट से पता चल जाएगी तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बीच की संख्या हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इतना तो हमको पता है कि अब हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। देखो यहां पर कहा गया है, दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। अधिक का क्या मतलब होता है भाई, अधिक का क्या मतलब, हम उससे ये नहीं निकाल सकते ना कि कितने लोग हैं, तो इसलिए यहां पर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं, राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं, वो तो हम पहले भी यहाँ पर निकाल ले रहे थे, अगर आप देखो तो पहले वही इंफॉर्मेशन निकल रहा था इन दोनों के बीच, हमें तो दीपक की जानकारी चाहिए ना, तो ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है डेटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहता है, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, तो लो मिल गया हमें जो डेटा चाहिए था, दीपक की पोजीशन हमें मिलनी शुरू हो गई, और अगर दीपक की पोजीशन मिल गई तो अब हम दीपक और सतीश के बीच में कितने लोग हैं ये निकाल सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, हमारा सी पार्ट होगा, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में मैं आपको चेक कराता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए। देखो क्या है, सतीश के बाईं ओर दीपक के सहित 14 छात्र हैं, सतीश के बाईं ओर दीपक सहित 14 छात्र हैं, तो ये देखो इससे क्या दीपक की पोजीशन पता चल रही है हमको, नहीं, दीपक को तो कहीं भी हो सकता है वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी वाला हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। बात समझ में आई ना। तो देखो कहीं पे हमने कैलकुलेशन नहीं किया, बस हमने ये चेक किया कि हमें कौन सा डेटा चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बस जो डेटा हमको मिल रहा है, इस जिस डेटा से यहाँ पे आंसर मिल रहा है उसी को हमने क्या किया, टिक कर लिया, ठीक है ना। तो डेटा सफिशिएंसी बस यही आपको सतर्क होकर के चलना होगा कि हमें कभी भी क्या करना है कि क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करके उसका आंसर नहीं निकालना। यहाँ देखो, अमन बोमन और चमन की औसत आयु क्या है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें, अमन बोमन और चमन की आयु का अनुपात 6:5:3 है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो देखो भैया, ये तो एज रिलेशन जो आप रीजनिंग में पढ़ते हो टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, मैथ्स में भी आप यही देखते हो, तो यहाँ पर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। देखो रीजनिंग में यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी में रीजनिंग था, मैथ्स नहीं था, तो इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन इन्होंने भर रखा है यहाँ पर, ठीक है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप पढ़े हो देखो वहीं से आंसर आपके आएंगे। अमन बोमन और चमन, अमन बोमन और चमन की औसत आयु का है, ये आपका प्रश्न है। तो देखो औसत आयु कैसे पता चलेगा, औसत आयु पता चलेगा जब इनकी आयु पता चल जाए हमको, ठीक है ना, या कहीं से हमें टोटल मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अगर इनकी टोटल आयु मिल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं औसत, या इन तीनों की अलग अलग आयु पता चल जाए तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन है अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात क्रमशः 6:5:3 है। तो देखो ये रेशियो दिया गया है। अब इस रेशियो से हम इस अनुपात से हम कभी भी अ, औसत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये रेशियो है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन ऐसा कब संभव है कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं? देखो क्या होगा, या तो इनमें से किसी एक की आयु मिल जाए तो पूरे औसत से हम सबकी आयु निकाल सकते हैं, या फिर ये पता चल जाए कि इन दो पहले दूसरे के बीच में क्या डिफरेंस है, या दूसरे तीसरे के बीच में क्या डिफरेंस है, या तीसरे चौथे के बीच में आयु का क्या डिफरेंस है। अगर इतनी सब बातें पता चल जाएंगी तभी हम इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए हमको, तो हम क्या करेंगे, सबके अलग अलग एज निकाल लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, औसत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि कहाँ से ये चीजें पॉसिबल हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सॉरी। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो यहाँ पर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन कौन सी, जिसका हमें यूज करना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए। बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। फिर से अधिक, अधिक और कम, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु में अंतर से 2 गुना है। जो जो इन्होंने अंतर की बात की है ना, वो देखो यहीं से आपको नजर में आएगा कि यहाँ पर अंतर 1 और 2, ऑलरेडी वही इंफॉर्मेशन इन्होंने रिपीट कर दिया जो दिया गया है, तो ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो हमारे पास पहले से था ऑलरेडी। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या कहा, अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो फिर से वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, लास्ट पार्ट होगा। ठीक, और चेक कर लेते हैं इसको अब। देखो क्या है, चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। बस यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का हो गया। जहां पर एज का यहाँ पर डिफरेंस हमको मिल गया, ठीक है ना, जहां पर हमको एज का डिफरेंस मिल गया, बस हम यहाँ से एक्चुअल डेटा अब निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एज डिफरेंस की बात अभी हम लोग कर रहे थे। तो किसी का एज डिफरेंस मिलेगा तो हम कंपेयर करके और सारे एग्जैक्ट डेटा निकाल करके पूरा औसत हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसको बैठ के सॉल्व मत करना, आंसर मिल गया, आगे बढ़ो। फिर से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब की बार देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हो ना कि हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से बना हुआ है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। 8 दोस्त एक गोल मेज के चारों ओर बैठे रात्रि भोज कर रहे हैं। रात्रि भोज कर रहे हैं, तो यहाँ से एक क्लू हमको मिल गया कि इनका सबका मुख अंदर की तरफ है। ए बी के ठीक सामने है और ई के ठीक सामने एफ है। दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है हमारे सामने। सी ई और ए के ठीक बीच में है, डी ए के ठीक दाईं ओर है। क्वेश्चन हमारा क्या था, 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन है, बस ये पूछा गया था, बी के ठीक दाईं ओर। तो देखो इसके लिए अगर आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम आपके सामने आएगा, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, ए बी के ठीक सामने है, तो ए और बी को कहीं पर आप बैठा दो ऐसे। ठीक है, फिर इसको बाद क्या बोला है, ई के ठीक सामने एफ है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर रख लेते हैं कि ई और एफ भी आमने सामने हैं। ठीक है, किस तरह से होंगे वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई केसेस बनेंगे तो ज़्यादा डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए अलग रखते हैं, अभी देखेंगे उसको हम। सी ई और ए के ठीक बीच में है, डी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो देखो एक इस इंफॉर्मेशन के साथ ये वाला इंफॉर्मेशन देखो काम आसान हो जाएगा हमारा। डी ए के ठीक दाईं ओर है, ए के ठीक दाईं ओर कौन है, डी है, और ये और क्या बोला, सी ई और ए के ठीक बीच में है। तो अब इसलिए अब ये वाली पोजीशन नहीं होगी, इधर की पोजीशन होगी, सी ए और ई के बीच में इस तरह बैठा। तो ई अगर यहाँ आया तो एफ यहाँ पर आया, तो अब यही दोनों खाली हो गए। तो पूछा क्या था, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, बी का मुख अंदर है तो दायां, मतलब इस प्लेस की बात हुई। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। अब कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, या तो ऑलरेडी ये बता दिया जाए कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है ना,
तो देखो यहाँ पर कहीं नहीं ऐसा बताया गया है बी के बाईं ओर, तो और क्या हो सकता है, या तो एफ और बी के बीच में, या तो एफ और ई के सॉरी ई और बी के बीच में कौन बैठा है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर सी के सामने या डी के सामने मिल जाए तो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चेक करते हैं यहाँ पर ए सी और डी के बीच में है, देखो ए सी डी का है, ये हमारे काम का नहीं है, वही इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक, सी जी के ठीक सामने बैठा है, देखो यहाँ पर अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है। सी क्या है, जी के ठीक सामने, अगर जी यहाँ पर बैठा हुआ है तो बचा हुआ व्यक्ति ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब कौन आएगा अब वो सब देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम आंसर पे आ गए और टिक करके आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई ना, एग्जाम में यही करना है आपको, बस इतना अगर पता चला तो टिक करो और निकलो। ठीक है, इस तरह से टाइम बचा पाओगे तब पेपर लेंदी आपको नहीं लगेगा। ठीक है ना, बाकी सब चीजें गलत हो जाएंगी। बी जी और एच के बीच में बैठा हुआ है तो बी जी एच, देखो यहाँ पर बी जी और एच के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी फिर कि एच और जी कहाँ पर हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो बी ऐसे भी हो सकता है एच जी के बीच में, और बी ऐसे भी हो सकता है, सॉरी बी ऐसे भी हो सकता है एच और जी के बीच में। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए ये भी किसी कभी भी काम का नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है ना, और लास्ट वाला भी चेक कर लो, डी ए और एफ के बीच में बैठा है, डी ए एफ के बीच में बैठा है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आपके पास है। बात सुन में आई ना, तो सिर्फ क्या होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। जब भी आपको इस तरह से मिल जाए तो आप बस उसको टिक करो और आगे बढ़ो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बार बार आप लोग करना। ठीक है ना, डेटा सफिशिएंसी के जितने क्वेश्चन हैं उनको बार बार करना। तो देखो आज की क्लास बहुत लंबा नहीं हम खींचने वाले हैं, डेटा सफिशिएंसी के कई क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगली क्लास जो आपकी होने वाली है उस क्लास में हम डेटा सफिशिएंसी के ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत लंबा क्लास को फिर नहीं हम खींचेंगे, क्योंकि अभी ये वाले सेट लगभग इस सेट के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।